गुड इवनिंग। मैं दिख रहा हूँ, मैं यही हूँ, चिंता ना करो। पीपीटी सेट करवा, वो स्लाइड सेट करवा रहा था भाई। सर आप नहीं दिख रहे, मैं दिख रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम ऑलवेज हियर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, है ना। आ जाइए बच्चों। देखो, क्लास में आपका बहुत बोल रहा है कि क्या लिखा है। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों। अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ लिया था। मतलब ऐसे माइक्रोब जो पेस्ट कंट्रोल में काम आए उन्हें बायोपेस्टिसाइड कहते हैं, है ना। अब पढ़ना है बायो फर्टिलाइजर, है ना। तो अब अगला है बायो फर्टिलाइजर। देखो भाई, बायो फर्टिलाइजर। अब ये बायो फर्टिलाइजर क्या है वो सुनिए। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म that increase the nutrient quality of soil। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी सुधार दे, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी सुधार दे, है ना। खास करके नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देखो मेरी बात सिंपल सा है, बिल्कुल कर सकते हो आज का लेक्चर, पिछले से करेक्टेड नहीं है। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो देखिए मेरी बात, देखो, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में खूब केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया, लेकिन उससे क्या हुआ? पोल्यूशन बढ़ गया, है ना। पोल्यूशन बढ़ गया तो अब प्रेशर बढ़ रहा है हमारे पर टू टू स्विच टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है कि मतलब केमिकल ना यूज करना पड़े, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड यूज करें। बायो पेस्टिसाइड क्या है, पढ़ चुके। बायो फर्टिलाइजर अब पढ़ रहे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी कर दे, खास करके नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंटेंट बढ़ा दे, उनको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। इसमें तीन कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म आएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फंजाई जो माइकोराइजा बनाए, और तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्स करे, है ना। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात। पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में बच्चों दो होते हैं। एक सिम्बियोटिक होते हैं, प्लांट के साथ रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। आप सब जानते होंगे ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट में, रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट समझते हैं, चना मटर ऐसे प्लांट्स के रूट में रूट नोड्यूल बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिम्बियोटिक, प्लांट के अंदर रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दूसरे होते हैं बच्चों फ्री लिविंग, मतलब प्लांट के अंदर नहीं रहते, ये मिट्टी में फ्री रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। मिट्टी में रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसमें आ जाएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों में, सिर्फ एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। ये मिट्टी में रह के, किसी प्लांट के अंदर नहीं रहते, प्लांट मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब मिट्टी में रह के नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, मिट्टी में रह के नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो मिट्टी में रह के नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो फिर तो भाई क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देंगे मिट्टी में, है कि नहीं। ये बात हो गई। फ्री लिविंग हो गए तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये जितने भी हैं ये सब क्या है? बायो फर्टिलाइजर। सही है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा है बच्चों फंजाई जो माइकोराइजा बनाते हैं। फंजाई जो माइकोराइजा बनाते हैं, माइकोराइजा बनाने वाले फंजाई, ठीक है। फंजाई फॉर्मिंग माइकोराइजा। जिसको नोट करना है नोट कर ले भाई। बच्चों में जस्ट मुझे 4 से 5 मिनट दीजिए, मैं हाजिर होता हूं। कुछ काम आ गया अचानक से, बिल्कुल अभी करता हूं, है ना। आगे कंटिन्यू करता हूं, चिंता ना करें, है ना। बने रहिए, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, है ना। बस एक सेकंड।
भाई आ गया। चलिए, ठीक है बच्चों, आ गया। ठीक है, हाँ बोला था 2-4 मिनट के लिए, है ना। चलिए आ जाइए, फ्रीजिंग इश्यू नहीं है। चलिए बच्चों आ जाइए, चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए, पहला मैंने बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रोब है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रोब है वो करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर। दूसरा, फंजाई जो माइकोराइजा बनाए। आप जानते हो माइकोराइजा क्या होता है? सिम्बियोटिक रिलेशन होता है बिटवीन रूट रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच। फंजाई और प्लांट के हायर हायर प्लांट के रूट के बीच जो रिलेशन होता है सिम्बियोटिक, दोनों को फायदा पहुंचे, उसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। सही है, आ जाओ फिर।
तो माइकोराइजा में एक फंगस का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ग्लोमस। ये ग्लोमस फंगस जो है ये बनाता है माइकोराइजा, है ना, विथ प्लांट्स। माइकोराइजा का मतलब यही है, दोनों को फायदा होगा, प्लांट और फंजाई को। माइकोराइजा बनाता है विथ रूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, अब यहां पर फायदा किसको क्या होता है वो देखते हैं। मान लीजिए ये प्लांट रूट है, माइकोराइजा खास करके, ये माइकोराइजा खास करके, सभी ध्यान देना, ये माइकोराइजा जो है खास करके उन प्लांट में देखा जाएगा जैसे पाइनस प्लांट, जिनमें रूट हेयर या तो पुअरली डेवलप्ड है या है ही नहीं। फंगस सिंगुलर होता है काजल, और फंजाई प्लूरल होता है। फंगस सिंगुलर और फंजाई प्लूरल, सही है। तो ठीक है, तो देखिए जिनमें रूट हेयर पुअरली डेवलप्ड है या नहीं है उनमें माइकोराइजा बनाएगा फंगस। फंगस के जो धागे हैं, ये मान लो ये फंगस की बॉडी को क्या बोलते हैं, हाइफे, धागे। ये फंगस के हाइफे हैं, ये धागे हैं फंगस के, फंगल हाइफे है ना, फंगस के हाइफे हैं ये। तो ये फंगस के हाइफे ऐसे प्लांट रूट में ऐसे जुड़ जाते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन। अरे हेट्रोट्रॉपिक होता है भाई, राजकुमार का है को पीछे पड़ा है, और हेट्रोट्रॉपिक मैंने बोला प्लांट को भी फायदा, फंगस को भी फायदा, तभी तो सिम्बियोटिक रिलेशन बोल रहे हो। तो इसका मतलब फंगस को क्या फायदा है, प्लांट का जो रूट है फंगस को दे रहा है फूड और शेल्टर, रहने की जगह, और फूड दे रहा है प्लांट किसको, फंगस को। तो प्लांट ने क्या फायदा पहुंचाया फंगस को, देख लिया आपने। अब फंगस क्या फायदा पहुंचाएगा प्लांट को, वो देखते हैं। देखो, फंगल हाइफे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे। मेनली फॉस्फोरस की बात हो रही है, मेनली फॉस्फोरस की बात हो रही है। ये एब्जॉर्ब करेगा और दे देगा प्लांट को। तो प्लांट को एक फायदा हो गया वाटर मिनरल का, खास करके फॉस्फोरस का, सही है। एक फायदा ये हुआ, फंगस ने दिलाया फायदा। दूसरा सुनो, मान लो कोई पैथोजन, कोई बीमारी फैलाने वाला रूट से अटैक करने जा रहा है, तो ये लोग ट्रैप करके उसे मार देंगे, है ना। मैं बोल रहा हूं कोई पैथोजन आया रूट से अटैक करने, तो ये लोग फंगस लोग उसे ट्रैप कर लेंगे, मार देंगे। मतलब प्लांट को रेजिस्टेंट बना देगा रूट बॉर्न पैथोजन के लिए। रूट से जो अटैक करने आएगा उनके लिए प्लांट को क्या करेगा, रेजिस्टेंट बना देगा उसके लिए। तो दूसरा फायदा क्या हुआ, रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। क्या रेजिस्टेंस दिला देगा, रेजिस्टेंस दिला देगा फंगस टू रूट बॉर्न पैथोजन। एक फायदा ये मिलेगा प्लांट को, कोई भी आएगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। मान लो बच्चों मिट्टी में सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो प्लांट तो मर जाएगा। तो फंगल हाइफे क्या करेंगे, मैक्सिमम सॉल्ट को खुद एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट को उतना ही देंगे जितना उसे चाहिए। मतलब प्लांट को हाई सॉल्ट कंडीशन में भी ग्रो करने में कैपेबल बना देगा, ये टॉलरेट करना सिखा देगा। भाई सॉल्ट बहुत है एरिया में, तो ये लोग मैक्सिमम सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे और प्लांट को उतना ही देंगे जितना उसे चाहिए। तो प्लांट को हाई सॉल्ट कंडीशन या हाई सैलिनिटी में भी ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। और मान लो सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, तो ये जो फंगल हाइफे हैं ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया तक फैल जाएंगे, और जहां से भी पानी का जुगाड़ होगा वो करके प्लांट को देते रहेंगे। मतलब ड्रॉट टॉलरेट करने की एबिलिटी दे देंगे, ज्यादा एरिया में फैल जाएंगे और वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते रहेंगे। तो एक तो रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन हो गया, और क्या हो गया, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। सैलिनिटी हाई सॉल्ट कंडीशन और ड्रॉट को भी टॉलरेट करने के कैपेबल बना देंगे, ये सही है। ये हो गया, ये फायदा हो गया और ये फायदा हो गया। ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। ये है फंजाई जो माइकोराइजा बनाता है। तो देख लीजिए प्लांट फंगस को क्या फायदा पहुंचा रहा है, फूड और शेल्टर, और फंगस क्या कर रहा है, वाटर मिनरल दिला रहा है, मेनली फॉस्फोरस।
कोई रूट से अटैक करने आ रहा है, कोई पैथोजन, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो प्लांट रेजिस्टेंट हो गया इनके लिए। बहुत ज्यादा सॉल्ट हो गया, ड्रॉट हो गया, तो उससे भी बचाएंगे। सही है। तो कुल मिला के ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सुधार देंगे ये हो गया दूसरा। माइकोराइजा, फंजाई जो माइकोराइजा बनाए वो भी क्या है, बायो फर्टिलाइजर। तीसरा है बच्चों, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्स करे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी कौन से, नाइट्रोजन फिक्सिंग। सभी ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे उन्हें यूज करेंगे एज बायो फर्टिलाइजर, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं। तो आप सब जानते हो बच्चों, एनसीईआरटी भी कहती है कि ये ऑटोट्रॉपिक है, फूड खुद बना सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है। कहां मिलते हैं ये, फाउंड इन, कहां मिलेंगे, आराम से मिल जाएंगे एक्वेटिक एनवायरमेंट में और टेरेस्ट्रियल, पानी में मिट्टी में दोनों जगह मिल जाएंगे। सही है, मिट्टी में भी मिल जाएंगे। और मैं बता चुका हूं जो नाइट्रोजन फिक्स करें, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उन्हें हम यूज करेंगे एज बायो फर्टिलाइजर। जैसे नॉस्टक है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है, ये सब। एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर होते हैं पैडी फील्ड में। पैडी फील्ड में, पैडी फील्ड में इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का काम ऑसिलेटोरिया भी करती है और एनाबिना भी करती है। ऑसिलेटोरिया भी करती है और एनाबिना भी करती है। याद है एनाबिना, अगर आपने कभी पढ़ा हो, एनाबिना जो होते हैं ये एक प्लांट है एजोला, उसकी पत्तियों के साथ रहते हैं, सिम्बियोटिक है ना, तो नाइट्रोजन बनाएंगे, तो वो भी नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाएगा पैडी फील्ड में। और दूसरा ऑसिलेटोरिया, फर्श जो होती है ना खेत की, वहां उग जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। किसको, नॉस्टक, पैडी मतलब धान, पैडी मतलब धान, ठीक है, धान के खेत में। ऑसिलेटोरिया और एनाबिना जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी फील्ड में इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी के डबल फायदे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट तो बढ़ाएंगे ही, ये फूड भी तो बनाते हैं भाई फोटोसिंथेसिस करके, फूड भी तो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। और जब फूड बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके, फूड बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके, फिर तो ये ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, तो जब ये मरेंगे, ऑर्गेनिक फूड जो ऑर्गेनिक मैटर है इनका वो मिट्टी में मिल जाएगा। जब ये मरेंगे तो इनका जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो भी मिट्टी में जाएगा। मतलब ये नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाएंगे मिट्टी में, साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाएंगे मिट्टी में। सही है, क्लियर। अब तो ये हो गए भाई बायो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, और तीसरा फंजाई जो माइकोराइजा बनाए। सही है। और ये बायो फर्टिलाइजर ना अभी हमारी कंट्री में लोगों को पता नहीं है, नहीं तो जब मास लेवल पर यूज होगा ना तो ये सस्ता होगा, पोल्यूशन भी कॉज नहीं करेगा, ना तो पोल्यूशन कॉज करेगा ना और कॉस्ट भी कम होगी इसकी, और सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट तो बढ़ाएंगे ही ये। मतलब ये हुआ, ये प्रमोट करेंगे मेनली ऑसिलेटोरिया, रिजू, पहले ऑसिलेटोरिया बाद में एनाबिना। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाएंगे ये। और दूसरी बात, ये आपको नहीं लग रहा दे आर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मतलब केमिकल के बिना खेती करना। हमारा डिपेंडेंस केमिकल फर्टिलाइजर पे कम हो जाएगा अगर ये यूज करने लगे बायो फर्टिलाइजर। नहीं याद है आपको, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं हम, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज ही नहीं करे, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया माइक्रोब्स का यूज एज बायो फर्टिलाइजर।
ये हो गया बच्चों। इसके बाद अब समझने वाले टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में। एक बचा है बायोगैस प्रोडक्शन और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनिएगा बच्चों। ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है ना, ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है, बायोगैस प्रोडक्शन जो है, देखो जो डेवलपिंग कंट्री, रिप्लेनिश मतलब रीस्टोर करना, इल्मा रीस्टोर करना, दोबारा स्थापित करना, ठीक है। नॉस्टक, एनाबिना, अरे भाई सब हर जगह मिलते हैं सब, लेकिन पैडी फील्ड में एनाबिना और ऑसिलेटोरिया, और सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे? ऑसिलेटोरिया, फिर एनाबिना को भी, ठीक है। अच्छा चलिए आइए बायोगैस प्रोडक्शन में बच्चों, बायोगैस प्रोडक्शन में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे रूरल एरियाज में, गांव में लोग क्या करते हैं? काऊ डंग को, हाँ बिल्कुल बना लेना नोट्स, कोई दिक्कत नहीं, गोबर को काऊ डंग से क्या बना लेते हैं? डंग केक। क्या बना लेते हैं? डंग केक। नहीं बच्चे, ट्राइकोडर्मा अलग है बच्चे, ग्लोमस अलग है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, काऊ डंग से क्या बना लेते हैं? डंग केक, जिसे हिंदी में लोग उपले कहते हैं या कंडे बोलते हैं, पता नहीं तरह तरह के नाम है। तो ये जो काऊ डंग से डंग केक बना लेते हैं सुखाकर, फिर इसे चूल्हे में जला लेते हैं फ्यूल की तरह। तो कितनी गंभीर समस्या है। इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर को जला के बर्बाद कर दिया। क्या करना चाहिए गांव के लोगों को? बायोगैस बनानी चाहिए काऊ डंग से। और ये जो बायोगैस बनाओगे ना, इससे आपका गैस चूल्हा भी जलेगा, बिजली बना सकते हो, लाइट का भी जुगाड़ हो जाएगा, खाना पकाने का जुगाड़ हो जाएगा, और जो बचा कुचा रहेगा लेफ्ट आउट, उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लो। खाना पकाने का जुगाड़, बिजली का जुगाड़, और क्या बोल रहा हूं, साथ में फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात आई बच्चों कि बायोगैस प्रोडक्शन क्या करते हैं? काऊ डंग से या एनिमल डंग से, माइक्रोब्स की मदद से क्या बनाया जाता है? बायोगैस, या इसी को कहते हैं गोबर गैस। सही है? एक सेकंड, बायोगैस या गोबर गैस, गोबर गैस, ठीक है बच्चों। ये जो बायोगैस होती है ना, ये जो बायोगैस होती है, बायोगैस जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात। गोईठा कहां कहते हैं भाई? गोईठा, हाँ एनसीईआरटी नहीं, इसको एनसीईआरटी से नहीं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, गैस लीक नहीं होगी भाई, सारी सीलिंग होती है, ठीक है। अच्छा अब सुनिए मेरी बात, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखो गोबर गैस बनाने के लिए सबसे पहले बायोगैस है क्या? बायोगैस जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैस की मिक्सचर होती है? मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, 50 to 70%। बायोगैस का कंपोजिशन बता रहा हूं, संगठन बायोगैस में क्या क्या है। मीथेन होता है 50 to 70%, CO2 होता है 30 से 40%, और H2, N2 और H2S ये ट्रेसेस में होता है, मतलब बहुत कम होता है। मेन तो दो चीजें, सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन। और बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रोब यूज होता है बच्चों, जो माइक्रोब यूज होते हैं, पता है वो क्या है? मीथेनोजन। अरे वही आर्की बैक्टीरिया, मीथेनोजन। एग्जाम्पल मिथेनो बैक्टीरियम, मिथेनोजन का एग्जाम्पल मिथेनो बैक्टीरियम। ये यूज करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। एनारोबिक होते हैं भाई, ये क्या होते हैं? ये एनारोबिक होते हैं, मतलब बायोगैस का प्रोडक्शन एनारोबिक होने वाला है। अच्छा बिहार में कहते हैं गोईठा, अच्छा भाई ये पता चल गया। यूपी में उपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए तो माइक्रोब कौन सा यूज होगा? मिथेनोजन। अब बच्चों ये मिथेनोजन कहां से मिलेगा आपको? मिथेनोजन पाने के दो तरीके हैं। एक बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे अभी तो देख लेना, एक स्टेप में एनारोबिक स्लज बनता है। क्या बनता है? एनारोबिक स्लज,
उसमें मिथेनोजन मिल जाएगा, एनारोबिक स्लज में। देख लेंगे क्या है। तो या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चले जाओ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चले जाओ और वहां से ले आओ एनारोबिक स्लज, उसमें मिथेनोजन है। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, सुनो मेरी बात। जो गाय का स्टमक है ना, उसका एक पार्ट होता है रूमेन। कैटल का जो स्टमक है उसका पार्ट होता है रूमेन। रूमेन में ये मिथेनोजन पाए जाते हैं। किस लिए है भाई? वहां क्या है? वहां ये घास खाती है, वो उसमें सेलुलोज है, उसका डाइजेशन कराती है। सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करती है ये मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो जब उसके स्टमक में मिथेनोजन है, ओ भाई, तो गोबर में भी मिथेनोजन है, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। सही है? तो मिथेनोजन आपको कहां कहां से मिल जाएगा? फ्रॉम, कहां से? एक तो एनारोबिक स्लज से मिल जाएगा, एनारोबिक स्लज से, एक सेकंड, एनारोबिक स्लज से मिल जाएगा। एनारोबिक स्लज जो कि कहां मिलेगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पढ़ेंगे भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आज पढ़ना है, देखते हैं कहां तक होता है। और दूसरा रूमेन पार्ट ऑफ, रूमेन पार्ट में होगा, सीधा बोल दो ना, गोबर में ही होगा, है ना। रूमेन पार्ट में होते हैं, रूमेन पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल्स। तो उनके स्टमक में मिथेनोजन है, तो फिर गोबर में भी होगा मिथेनोजन, तो मिल जाएगा, कहीं जाना ही नहीं है। सही है? तो ये माइक्रोब है हो गया। और क्या बायोगैस है? बायोगैस के कंपोजिशन याद रखना है, कौन से माइक्रोब है वो भी बता दिया। अब आगे आओ, बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इंडिया में, टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, इन इंडिया वॉज डेवलप्ड बाई, इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी किसने? IARI ने और KVIC ने। IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक तो इन्होंने डेवलप किया था, और किनका रोल था इसको बनाने में? KVIC, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये लो, इन्होंने इंडिया में डेवलप किया था बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी। सही है? तो बच्चों, इन्होंने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करी बायोगैस बनाने की? तो ये रही टेक्नोलॉजी। डायग्राम डाल दिया मैंने आज तो, देखो जरा एनसीईआरटी का डायग्राम देखो भाई। करते क्या है, ये जमीन का लेवल है, जमीन का लेवल है 10 से 15, एक सेकंड, 10 से 15 फीट डीप, 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट सीमेंट का टैंक बनाते हैं। 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट सीमेंट का टैंक बनाते हैं। ये जो टैंक आप देख रहे हो, ये कंक्रीट सीमेंट का टैंक है 10 से 15 फीट डीप। इसे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। कंक्रीट सीमेंट का टैंक बना हुआ है। सही है? अब करते क्या है, यहां पर जो है ये इनलेट है जिसमें कचरा डालना है। ये कनेक्शन कर दिया, सारा कचरा यहां आएगा। सही है? बात रही सर कचड़े में क्या क्या डालोगे? सिर्फ डंग और वाटर नहीं बच्चों, देखो मेरी बात, क्या क्या डालोगे? एनिमल डंग, गांव में एनिमल डंग है, गोबर, ह्यूमन फीकल मैटर, सारा कचरा डालो ना, थोड़े से कचड़े से क्या होगा? ह्यूमन फीकल मैटर, क्रॉप वेस्ट, भाई खेत से बीज गेहूं धान काट लिया है कि नहीं, तो बीज तो आपने रख लिए, बाकी वो जो भूसा उसा जो है वो डाल दो। सॉरी, एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, सॉरी, क्रॉप वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एक ही चीज हो गई। कुछ और जोड़ना है मुझे, डोमेस्टिक वेस्ट। बच्चों घर में मम्मी सब्जी छीलती है ना, घर में
पेपर है पुराना, जो भी कचरा है वो सब डाल सकते हैं। हाँ, पॉलीथिन नहीं डालना है भाई, बायोडिग्रेडेबल डालना है, यानी पॉलीथिन प्लास्टिक भर दिया तो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। और गांव में तालाबों में बच्चों एक वीड उगता है, खरपतवार जिसे बोलते हैं, जिसे कहते हैं आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, जल कुंभी जिसे कहते हैं, वो भी, अरे तालाब में ढेर उग रहा है, उखाड़ के ले आओ, डाल दो सब। तो एक्वेटिक वीड, खरपतवार एक्वेटिक वाली, लाइक आइकॉर्निया जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, है ना। तो तरह तरह के एक्वेटिक वीड तालाब के उखाड़ लाओ। तो ये तो हो गया बच्चों वेस्ट। जो डंग लिखा है ना, उसमें ये पूरा वेस्ट डालना है। डंग मतलब ये पूरा डंग, काउडंग तो डालना ही है, लेकिन सारा वेस्ट प्लस पानी, कचरा लो और पानी मिक्स करोगे तो बन जाएगा स्लरी। क्या बन जाएगा ये? स्लरी। डंग और वेस्ट भाई जितना भी कचरा मिले डाल दो और साथ में पानी के साथ मिला दो, पेस्ट बन गया। पेस्ट बन गया, इसे क्या बोलेंगे? स्लरी। ये डाल दो यहां, ठीक है। अरे इसी बहाने जब कचरा गांव का पूरा इसमें आ जाएगा, है ना, तो गांव में ये जो बीमारियां फैलती है वो सब नहीं होंगी ना। सारे माइक्रोब, कचरा में जितने भी माइक्रोब थे सब इसमें डाल दिया आपने, ठीक है जी। तो अब ये वेस्ट आपने यहां डाल दिया। यहां पर बच्चों तीन स्टेप में डिकम्पोजिशन होगा इसका। ये जो वेस्ट डाला है आपने, इसका 3 स्टेप में डिकम्पोजिशन होगा और बनेगा बायोगैस। कैसे बनेगा वो अभी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहां पर डिकम्पोजिशन होगा इनका, बायोगैस बनेगी। वो बायोगैस इसमें भरती रहेगी। ये जो टैंक है ना, इसे मैं कहता हूं फ्लोटिंग मेटेलिक गैस होल्डर। गैस होल्डर है मेटल का बना हुआ, लेकिन बच्चों मैंने लिखा है फ्लोटिंग। पता है क्यों? क्योंकि जब इसमें बायोगैस भर जाएगी ना इस टैंक में, तो ये ऊपर आ जाएगा, और जब बायोगैस कम होगी तो नीचे आ जाएगा। गैस भरेगी तो ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, और बायोगैस से नीचे कम होगी तो नीचे आ जाएगा, तो फ्लोट करता रहता है। तो डिकम्पोजिशन हुआ, बायोगैस बना। जो बायोगैस बना, ये वाल्व लगा है यहां से ले जाओ घर इस गैस को, घर में चूल्हा जला लो, खाना बनाने के काम आएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आएगा। सर कैसे? बताता हूं भाई। गैस इंजन होता है एक, हाँ बिल्कुल, पराली वाला वेस्ट भी डाल सकते हो। देखो ये एक गैस इंजन होता है, गैस इंजन से ये चलेगा, इसको डाल दो गैस इंजन में, गैस इंजन घूमेगा। और गैस इंजन को कनेक्ट कर दो किसके मोटर से? जनरेटर के। सही है? मैं क्या बोल रहा हूं? गैस इंजन को कनेक्ट कर दो जनरेटर से। तो जब इस बायोगैस से गैस इंजन चलेगा, तो जो बायोगैस गैस इंजन जो है वो घूमेगा, उसका मोटर जब घूमेगा उसका कनेक्शन जनरेटर से कर दो, लो बिजली का जुगाड़ हो गया। तो कुल मिला के बिजली का भी जुगाड़ हो गया। अब बच्चों बायोगैस बन गई, ठीक है। अब जो लेफ्ट आउट है बच्चों, एक जो लेफ्ट आउट है, आपको नहीं लग रहा जो डिकम्पोज नहीं वो हल्का होगा? पानी भी तो है यहां, तो जो हल्का है ऊपर तैर रहा होगा, वो यहां से इकट्ठा हो जाएगा। जो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हुआ वो यहां इकट्ठा हो गया। अब ये जो है इसे निकाल लो, इसे क्या बोलते हैं? स्लज, या बोलो स्पेंट स्लरी। भाई जो मैंने डाला था उसको नाम दिया था स्लरी, जो निकाल रहा हूं उसे स्लज या स्पेंट स्लरी। उसे यूज कर लो एज फर्टिलाइजर, खेतों में डाल दो, फायदा ही फायदा है कि नहीं? ठीक है भाई, ये थी टेक्नोलॉजी। देखो वेस्ट और पानी मिलाया, क्या बना? स्लरी। स्लरी को डाल दिया यहां, डिकम्पोजिशन होगा 3 स्टेप में, अभी पढ़ाने वाला हूं। क्या बन गया? बायोगैस। बायोगैस यहां इकट्ठा हो गया, उस बायोगैस को ले जाओ, चूल्हा जलाओ, बिजली का जुगाड़ कर लो। जो लेफ्ट आउट है, जो डिकम्पोज नहीं हुआ, हल्का होगा, वो तैरता रहेगा, वो यहां आ जाएगा, यहां से इकट्ठा कर लो। जो निकाला उसे क्या बोलोगे? स्लज या स्पेंट स्लरी। उसे निकाल लो और फर्टिलाइजर की तरह खेतों में यूज कर लो, तो फायदा ही फायदा है। सही है? अब बात आई आपके दिमाग में, सर यहां इस कचरे के साथ ऐसा क्या होता है कि बायोगैस बन जाता है? तो चलिए, अरे बताया ना बिजली कैसे बनती है। गैस, बायोगैस
से चला लो, बायोगैस से चला लो गैस इंजन। गैस इंजन आता है अलग से, गैस इंजन चलाओ, गैस इंजन का मोटर घूमेगा, उस मोटर को कनेक्ट कर दो जनरेटर के मोटर से, तो गैस इंजन का मोटर घूम रहा है, इधर जनरेटर के मोटर से इससे कनेक्ट कर दो तो घूमने लगेगा जनरेटर, लो चल गया जनरेटर, बिजली का जुगाड़ हो गया। बाबू भैया पैसे ही पैसे ठीक है, तो ये हुआ। अब बात आई यहां पर ऐसा क्या होता है कि बायोगैस प्रोडक्शन हो जाता है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, जिसे आप लोग नाक बंद कर रहे थे, कचड़ा है, ये है, ह्यूमन फीकल मैटर, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, आप लोग इसको केमिस्ट्री की नजर से देखो बच्चों। किसकी नजर से देखो? केमिस्ट्री की नजर से। तो देखो, जिसे आप कचड़ा कह रहे हो, पता है उसमें सेलुलोज है ना, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है, तरह तरह के कंपाउंड है। तो जिसे आप कचरा समझ रहे हो, एक्चुअली भाई केमिस्ट्री की नजर से वो ये है। देखो, बायोगैस प्रोडक्शन 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में इन सब को इनके मोनोमर में तोड़ा जाएगा, मतलब बेसिक यूनिट में तोड़ दिया जाएगा। जैसे ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट है शुरू के 4, ये किसमें टूट जाएंगे? मोनोसेकेराइड में। किसमें? मोनोसेकेराइड में। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये अमीनो एसिड में, सब मोनोमर में टूट जाएंगे। ये बच्चों बायोगैस प्रोडक्शन का स्टेप 1। ये स्टेप 1 को कहते हैं सॉल्युबलाइजेशन या डिकम्पोजिशन। स्टेप 1 को क्या कहते हैं? मैंने मॉड्यूल में डायग्राम दे दिया है। सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं या डिकम्पोजिशन। कौन कराएगा ये स्टेप? डिकम्पोजर माइक्रोब। कौन कराएगा? डिकम्पोजर माइक्रोब ये स्टेप कराएंगे। सही है। और सुनो बच्चों, 3 स्टेप में होगा, लेकिन जो सेलुलोज का डिकम्पोजिशन वो स्लो रेट में होगा। सेलुलोज का डिकम्पोजिशन स्लो रेट में होगा। अगर 3 स्टेप में प्रोसेस हो रही है, लेकिन यहां पर सेलुलोज का डिकम्पोजिशन सबसे धीरे हो रहा है। आप सबको पता है, जब मल्टीपल स्टेप में कोई प्रोसेस हो रही है, तो जो स्टेप सबसे धीमा है उसे क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, रेट को निर्धारित करने वाला स्टेप, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, decomposition of cellulose, decomposition of cellulose occur at very slow rate, occur at very slow rate। और जो सबसे धीरे स्टेप होगा, so it is रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट को निर्धारित करने वाला स्टेप बोला जाएगा इसको। सही है बच्चों। तो पहले स्टेप में ये सब मोनोमर में बदल गए। स्टेप सेकंड आया बच्चों। स्टेप सेकंड में मोनोमर से बनेगा ऑर्गेनिक एसिड, और जो सबसे कॉमन एसिड बनेगा वो है एसिटिक एसिड। सबसे कॉमन जो बनेगा, वो एग्जांपल दे रहा हूं, एसिटिक एसिड सबसे कॉमन जो बनेगा। तो क्योंकि स्टेप सेकंड में एसिड बन रहा है, इसलिए स्टेप सेकंड को कहेंगे एसिडोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एसिडोजेनेसिस स्टेप सेकंड। इस स्टेप को कौन कराएगा? फर्मेंटेशन कराने वाले माइक्रोब, फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स कराएंगे ये स्टेप। फर्मेंटेशन करने वाले माइक्रोब्स कराएंगे। ऑर्गेनिक एसिड बन गया एसिड। बच्चों, स्टेप थर्ड में बायोगैस बनेगी। तो स्टेप थर्ड में का नाम दूंगा मैं मीथेनोजेनेसिस। क्या? मीथेनोजेनेसिस। अब इस स्टेप में काम आएंगे मीथेनोजन, जिनको मैंने बोला है एनारोबिक, है ना, और बन जाएगा बायोगैस। सर कैसे बना? रुक जाओ बताता हूं। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं मिक्सचर बन जाएगा। किसका? मीथेन गैस का, CO2 का, थोड़ा बहुत H2, N2, H2S,
ये बन जाएगा। अरे इसी को तो बायोगैस कहा हमने, बायोगैस बन जाएगा। सर कैसे? अरे भाई देखो, एसिटिक एसिड को इसका CO2 निकाल लो ना, तो क्या बन जाएगा? CH4 प्लस CO2 नहीं बन जाएगा? CO2 हटा दो तो CH4 प्लस CO2 तो वैसे ही मिल रहे हैं। वैसे भी तरह तरह के ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे, सिर्फ एसिटिक एसिड थोड़ी ना बनेगा, मेनली ये बनता है। तो लो बन गया बायोगैस। तो वो जो डाइजेस्टर है उसमें 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है और बन जाता है बायोगैस। सही है? पहले मोनोमर में बदला, डिकम्पोजिशन स्टेप किसने कराया? डिकम्पोजर माइक्रोब ने। फिर ऑर्गेनिक एसिड बना, एसिडोजेनेसिस किसने कराया? फर्मेंटेशन करने वाले माइक्रोब ने। फिर मिथेनोजन ने मीथेन गैस बोले तो बायोगैस बना दिया। ठीक है बच्चों? तो देखिए डिकम्पोजिशन सारे कचरा जो डाला है सबका हो सकता है। लेकिन सुनो, लिग्निन, लकड़ी में होता है ना लिग्निन, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लिग्निन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, बाकी सब का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। लो बच्चों, बन गया बायोगैस। तो बायोगैस कैसे बनता है वो भी बता दिया मैंने। ठीक है? अब इस चैप्टर का आखिरी और अंतिम टॉपिक है बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है? आइए देखो बच्चों, क्या पढ़ना है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना? लेकिन बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। मामला यह है, सबसे पहले सीवेज की बात करते हैं ना। ये जो सीवेज होता है ना बच्चों, सीवेज, ये जो सीवेज होता है इसमें 99.9% वाटर होता है। अपन बोलते हैं गंदे नाले का पानी है, ओ भाई, लेकिन 0.9% पानी ही है, 0.1% इंप्यूरिटीज है। और ये जो 0.1% इंप्यूरिटी है, यही उस नाले को, पानी को अनफिट कर दिया ह्यूमन यूज के लिए। लिग्निन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब सोडियम नाइट्रेट, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और लिग्निन डिकम्पोज नहीं होगा, बाकी सब डिकम्पोज होगा ना। ठीक है? मतलब वो उनको डिग्रेड करने में ज्यादा समय लगता है ना। अच्छा सुनिए, तो बच्चों 0.1% कचरा होता है जो नाले के पानी में बह के जा रहा है, इसीलिए वो अनफिट है ह्यूमन यूज के लिए। देखो ना, मैंने एनसीईआरटी का एक डायग्राम उठाया, वो बात अलग है। आज की एनसीईआरटी में याद है, ये नहीं होगा जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है। इकोलॉजी में एक आखिरी चैप्टर था इन्वायरमेंटल इश्यू, वहां से उठा के बता रहा हूं क्योंकि बहुत बढ़िया कनेक्ट होगा, समझ पाओगे। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक बीओडी नहीं पढ़ोगे, डीओ नहीं पढ़ोगे, जो कि इकोलॉजी में था, इन्वायरमेंटल इश्यू वाले चैप्टर में, पॉल्यूशन वाले चैप्टर में, तो आगे मैं वो समझाऊंगा बेसिक, तब ये चैप्टर, ये टॉपिक हो पाएगा आपका। तो देखो ना, यहां पर लिखा भी तो है 99.9% वाटर है, और ये जो लाल रंग से आपको दिख रहा है ये है 0.1% इंप्यूरिटीज, 0.1% इंप्यूरिटीज। और ये 0.1% इंप्यूरिटीज में ये है क्या क्या है भाई? जो नाले का पानी बह के जा रहा है उसमें क्या क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड है, मतलब कुछ सॉलिड मटेरियल है जो नीचे, पानी के नीचे है। सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, अरे मिट्टी कंकड़ पत्थर भाई। फिर कुछ कोलाइडल मटेरियल भी है, जैसे फीकल मैटर है, बैक्टीरिया है, कपड़ों के फाइबर, पेपर के फाइबर, ये। और फिर डिसॉल्व्ड मटेरियल है, कुछ पानी में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है न्यूट्रिएंट्स, जैसे पानी में नाइट्रेट घुला है, अमोनिया घुला है, फॉस्फेट घुला है, सोडियम घुला है, कैल्शियम घुला है, ये सब। तो मतलब 99.9% पानी है उसमें, सिर्फ 0.1% है ये सब। उसके चक्कर में वो नाले का पानी कहला रहा है। सही है? और सुनो मेरी बात, सॉलिड मटेरियल हटाना आसान है। ये जो कचरा बह रहा है ना, नाले का पानी, इसका जो सॉलिड मटेरियल है हटाना आसान है। अरे फिल्टर लगा दो, छन जाएगा। सॉलिड मटेरियल फिल्टर लगा दो, छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा।
अरे भारी जो चीजें हैं, आगे तो फिल्टर से बड़े बड़े पार्टिकल हटा दो, फिर थोड़ी देर ठहरा दो एक जगह, सेडिमेंटेशन, नीचे जमा हो जाएगा सॉलिड मटेरियल, लो सॉलिड हट गया। सही है। लेकिन बच्चों, हटाना आसान क्या नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डिसॉल्व्ड मटेरियल जो है ना, इनको हटाना, डिसॉल्व्ड मटेरियल हटाना, ऑर्गेनिक मैटर हटाना, ये हटाना आसान नहीं है। ये सब हटाना आसान नहीं है। हैवी मेटल आयन, टॉक्सिक मेटल आयन, ये डिसॉल्व न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक मैटर, इनको हटाना आसान नहीं है। सॉलिड को तो हटा सकते हैं अपन, सही है। लेकिन पता है बच्चों, आखिरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम इसको डिकम्पोज कर लेते हैं, किसकी मदद से? माइक्रोब्स। कैसे माइक्रोब? एरोबिक माइक्रोब, एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब। क्या? हेट्रोट्रॉपिक एरोबिक माइक्रोब होते हैं ये, जो सीवेज को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है। लेकिन पहले ये तो समझो बीओडी और डीओ क्या है, वो तो समझो भाई, तभी तो कॉन्सेप्ट बनेगा। मैंने मॉड्यूल में ये सब दे रखा है। बीओडी बच्चों, बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है एक्चुअली, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट बीओडी का। ये जो बीओडी होता है ना बच्चों, क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, required to decompose organic material, required to decompose organic matter present in 1 liter of water। मैं हिंदी में भी समझाता हूं। देखो भाई, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। इस 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है? 1 लीटर पानी में जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है? पता है कौन सा ऑक्सीजन यूज होगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, शॉर्ट में बोलते हैं डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए, वो कहलाता है बीओडी। सही है। और साफ साफ सुनो, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑर्गेनिक मैटर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोल्यूशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डीओ के। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो, अगर पोल्यूशन ज्यादा है, मतलब अरे भाई ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है तो बीओडी ज्यादा हो जाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको डिकम्पोज करने के लिए उतना ऑक्सीजन चाहिए होगा। और जितना ज्यादा आप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर लोगे डिकम्पोजिशन में, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा। और अगर बच्चे, टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी है टेस्ट माई मिस्टेक वाली एनालिसिस, बच्चों ने शेयर कर रखी है, एक बार देख लेना, है ना। नहीं मिले तो मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा, है ना। अब मैं बोल रहा हूं, जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन खर्चा हो जाएगा, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और बच्चों, अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा, अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या होगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो जो मछलियां हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, तो वो मर जाएंगे। तभी तो हाईली पोल्यूटेड जो वाटर बॉडी होती है, वहां मछलियां, एक्वेट फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया है। सही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वाला याद ही रखना है। ठीक है, ये रिलेशन याद ही रखना है।
क्वेश्चन बनता है इससे। अब बच्चों बीओडी और डीओ का रिलेशन, इकोलॉजी में जब ये पोल्यूशन वाला चैप्टर था तो एक ग्राफ था बच्चों, बीओडी और डीओ को और अच्छे से वो समझाता है। आ जाओ देखते हैं। ये देखो, ये बीओडी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का रिलेशन है। ठीक है, अरे 1 लीटर पानी में कितना ज्यादा वेस्ट है, जितना ज्यादा वेस्ट होगा डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन उतना ज्यादा चाहिए होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर लोगे पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो मछलियां जो हैं वो मर जाएंगी। तो बीओडी ज्यादा मतलब पोल्यूशन ज्यादा है ना, अब पोल्यूशन ज्यादा तो बीओडी ज्यादा और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम। अब ये ग्राफ है बच्चों, मान लो एक नदी बहती हुई जा रही है, यहां एक नदी बहती हुई जा रही है, यहां इस डायरेक्शन में बहती हुई जा रही है नदी, ये रिवर है, बहती हुई जा रही है। ठीक है, समझना भाई कॉन्सेप्ट, यहां डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये कंसंट्रेशन है। बच्चों नीला वाला ग्राफ बीओडी का है और लाल वाला डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का है। अरे बता तो दिया, कितनी बार बताऊं भाई। चलो अब समझो बच्चों, देखो यहां पर लिखा है सीवेज डिस्चार्ज। क्या लिखा है? सीवेज डिस्चार्ज। तो मैं देखो इस ग्राफ को, देखो बीओडी वाला देखो आगे, बीओडी वाला आगे कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाला भी ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया। यही हुआ ना? अच्छा समझो, मैं इस ग्राफ को कुछ टुकड़ों में बांट रहा हूं बच्चों, गौर करिएगा। यहां पर लिख रहा हूं मैं बिफोर सीवेज डिस्चार्ज, बिफोर सीवेज डिस्चार्ज। जब बच्चों इस नदी में सीवेज नहीं छोड़ा गया था, सीवेज यहां पर छोड़ा गया है, तो सीवेज जहां छोड़ा गया है उसके पहले देखो, जब नदी में सीवेज नहीं छोड़ा गया था तब तो बच्चों ऑर्गेनिक मैटर कम था, अरे वेस्ट कम था, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा था, बीओडी कम था। यही है ना मामला, बिल्कुल बना लेना भाई, अच्छे समझ लो। हाँ बीओडी ऑर्गेनिक से पोल्यूशन की बात कर तो सुनो, नदी में जब आपने सीवेज नहीं छोड़ा था तो ऑर्गेनिक मैटर कम, सॉरी ये एरो गलत लग गया है, इसको हटा देता हूं, ये ऐसे है ना, ये लो भाई, सीवेज जब डिस्चार्ज नहीं किया था तो ऑर्गेनिक मैटर कम था। टेलीग्राम आईडी एमकेजी पीडीएफ, अरे अक्सर ये मेरे पिछले तो एक दो वो देख लेना ना यार, पीडीएफ जो आता है ना वो लास्ट में स्कैनर लगा हुआ है बच्चे, वहां मिल जाएगा है ना, स्कैनर लगे होते हैं, एक पिछले 2-4 पीडीएफ देख लेना, उनमें किसी में एक में जरूर होगा पीडीएफ, है ना, लास्ट पेज में स्कैनर होगा, उससे मिल जाएगा। तो सुनो बच्चों, जब नदी में सीवेज नहीं था, नदी साफ सुथरी थी, साफ सुथरी थी मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम था, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खूब था, बीओडी भी कम था क्योंकि पोल्यूशन ही कम था। लेकिन जब आपने सीवेज डिस्चार्ज कर दिया, ये ग्राफ देखो ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लाल वाला देखो कितना है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है ना, ये देखो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है और बीओडी कम है, यही तो है। अब नदी में आपने कचरा छोड़ दिया, मतलब आफ्टर सीवेज डिस्चार्ज, जब आपने सीवेज छोड़ दिया, सीवेज छोड़ दिया तो क्या हुआ देखो जरा, सीवेज छोड़ दिया, एक सेकंड आप, जब आपने सीवेज छोड़ दिया, अरे क्या हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, हाँ। चलो भाई दोबारा बनाना पड़ेगा, वो गड़बड़ हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, देखिए ये नदी, एक सेकंड आ गया, देखो देखो देखो, नहीं आएगा, चलो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ आ रहा है क्या? डायग्राम
डायग्राम गायब हो रहा है। चलो हो गया, कोई बात नहीं, आ जाइए मैं बताता हूं बच्चों मामला क्या है। ये नदी बहती हुई जा रही है ना, ये नदी हुई इधर को बहती जा रही है, ये इधर को जा रही है नदी बहती हुई, ये रिवर है। जब इसमें सीवेज नहीं छोड़ा था, मतलब यहां तक की बात हो रही है, बिफोर सीवेज डिस्चार्ज, जब सीवेज नहीं छोड़ा था तब क्या था भाई, जब सीवेज नहीं छोड़ा था तो ऑर्गेनिक मैटर, ओआरजी लिख दो, ऑर्गेनिक मैटर बोले तो पॉल्यूशन वाला काम कम था, तो पॉल्यूशन कम था तो बीओडी भी कम था, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खूब था। देखो ना लाल रंग का ग्राफ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खूब है और बीओडी बिल्कुल बॉटम के पास है, राइट। अब नदी में सीवेज, ये देखो नदी में सीवेज छोड़ दिया, तो आफ्टर सीवेज डिस्चार्ज, सीवेज छोड़ दिया। अब जब सीवेज छोड़ दिया तो क्या होगा, सीवेज छोड़ दिया तो क्या होगा, यहां तक की बात। सीवेज छोड़ दिया तो क्या हुआ भाई, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा लगने लगा, मतलब बीओडी बढ़ गया और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया। देखो ना भाई ग्राफ में देखो, ग्राफ में देख लो एक बार, देखो बीओडी क्या हो रहा है, डीओ देखो नीचे गिर गया, डीओ यहां से यहां आ गया, अब बीओडी लिफ्ट हो गया ऊपर चला गया, सही है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, ध्यान सुनिए। अब मामला यह है बच्चों, आपको नहीं लग रहा कि जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जीरो के आसपास पहुंच गया तो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रहे होंगे नदी में, मछली उछली ये सब मर गए होंगे, सही है। लेकिन बच्चों कचरा तो आपने इतनी जगह में छोड़ दिया तो उस पर्टिकुलर एरिया में कचरा खूब हो गया, ऑर्गेनिक मैटर खूब हो गया, बीओडी खूब हो गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया। अब जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया तो मछलियां ये सब मर गई, लेकिन बच्चों नदी का पानी तो बहता ही जा रहा है, तो देखो ना मैं क्या लिख रहा हूं, विथ फ्लो, बहाव के साथ डाइल्यूशन होगा, विथ फ्लो डाइल्यूशन अकर, बहाव के साथ क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। बच्चों अगर डाइल्यूट हो गया, सुनो तो अभी मान लो आपने 100 मीटर के एरिया में कचरा छोड़ दिया, 100 मीटर के एरिया में कचरा छोड़ा तो उस एरिया में ऑर्गेनिक मैटर खूब, बीओडी बढ़ गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम, उधर की मछली उछले मर जाएंगी। लेकिन बच्चों जब ये पानी बहते बहते 1 किलोमीटर बह गया तो जो अभी 100 मीटर में था ऑर्गेनिक मैटर वो तो अब 1 किलोमीटर में फैल गया, तो डाइल्यूशन हो गया ना, तो पर यूनिट एरिया ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया या नहीं, 1 किलोमीटर में फैल गया जब वो कचरा, तो पर यूनिट एरिया ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, बीओडी कम, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ गया, क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर डाइल्यूशन हो गया, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, बीओडी भी कम हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। आप देखो ना यहां तक का ग्राफ, यहां तक का ग्राफ देखो, बल्कि और आगे का खींच लो, है ना, ये देखो यहां तक डाइल्यूशन हो गया। अब बहाव के साथ साथ देख रहे हो सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, जब 1 किलोमीटर से भी आगे बह गया पानी, 1 किलोमीटर से आगे बह गया पानी तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बीओडी भी कांस्टेंट हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म थे इधर तो मर गई थी लेकिन उधर तो फिर से दिखने लगेंगी ना, सही है, ये बात है बच्चों, ठीक है। तो क्या सीखा बच्चों आपने, सीवेज नहीं डाला था तो ऑर्गेनिक मैटर कम था, बीओडी कम, डीओ ज्यादा, जब कचरा डाल दिया ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो गया,
तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा लगने लगी, बीओडी बढ़ गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम, मछलियां मर गई। फिर धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया तो सब कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर कम, बीओडी कम, डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ गया। देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन फिर से बढ़ गया, अब बीओडी गिर गया, और जब बहुत दूर तक चला तो कांस्टेंट हो गया सब। ये देखो, ठीक है। तो भाई एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है बीओडी और डीओ दोनों का एक्सप्लेनेशन। इंटरसेक्शन ये है बच्चों, जब डाइल्यूशन हो रहा होगा तभी इंटरसेक्शन होगा संदीप, ठीक है। तो ये था बच्चों बीओडी और डीओ का कॉन्सेप्ट, सही है। अब पढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो माइक्रोब्स टॉपिक में है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, देखो एनसीईआरटी, अब वापस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला सीवेज पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी कहती है सीवेज क्या होता है। सीवेज होता है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, नालियों में जो पानी बह रहा है ना वो है सीवेज। और पता है एनसीईआरटी क्या बोलती है, इसमें होता क्या है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज सीवेज इज व्हाट, सीवेज इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। एक सेकंड, सीवेज इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। और सीवेज में कंटेन क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। माइक्रोब्स होते हैं, और क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, वो भी बीमारी फैलाने वाले। मेनली कौन से होते हैं, पैथोजेनिक, मेनली बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब होते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक भी होता है, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी होती हैं, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी होती हैं। सीवेज में एनसीईआरटी कहती है, हाँ बिल्कुल, माइक्रोब के बिना बीओडी का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स है, मेनली पैथोजेनिक, बीमारी फैलाने वाले, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक होगा। म्युनिसिपल मतलब, अरे यार जो शहरों में कचरा बह रहा है नाले में, उसी को कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नहीं सुना क्या, शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे गांव में तुम्हारे ग्राम पंचायत और ये सब होता है ना, वैसे शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब बच्चों ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका डिकम्पोजिशन कौन कराएंगे, एरोबिक माइक्रोब। कैसे, हेट्रोट्रॉपिक, एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब पहले से है इस नाले के पानी में, वही डिकम्पोजिशन कराएंगे, सही है। अच्छा, तो डिकम्पोजिशन कराएगा कौन, डिकम्पोज बाई, इसका डिकम्पोजिशन कौन कराएगा, एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, जो कि ऑलरेडी उस सीवेज में है, सही है, ठीक है भाई। तो अब सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना, सीवेज क्या है वो देख लिया। और सोचो ना बच्चों, ये नाले का इतना कचरा है, अगर ये ह्यूमन के लिए फिट नहीं है, और सोचो ये पानी नदी में छोड़ दिया जाए तो पोल्यूशन आ जाएगा। तभी तो ध्यान से सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने डेवलप किया है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान में क्या प्लान है कि नदियों के साइड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, ताकि पानी को, नाले के पानी को डायरेक्ट नदी में ना छोड़ा जाए, आगे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, फिर पानी में छोड़ा जाए, ताकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो, सही है। चलिए आइए, तो सीवेज ट्रीटमेंट की बात हम करने जा रहे हैं। तो अगले पेज में आइए, देखिए सीवेज जो है, सीवेज में तो ऑर्गेनिक मैटर है, इसका बीओडी ज्यादा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है। अब इसका हमें करना है ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट एनसीईआरटी बोलती है दो टाइप का होता है, होता तो तीन है लेकिन हमें दो बोलना है, हमें दो बोलना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट एज पर एनसीईआरटी। तो बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट दो तरह का है, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, पढ़ेंगे ना यार, काय को टेंशन लेते हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट,
और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, थोड़ा थोड़ा समझ लो। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, पढ़ेंगे, चिंता ना करो, अभी नाम सुनो। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है फिजिकल प्रोसेस है। इसमें करते क्या क्या है? इसमें हम करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड क्या? एक फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कराते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, छोटे बड़े पार्टिकल को ना हटा दिया जाता है। छोटे और बड़े जैसे देखो ना, पॉलीथिन बैग है, थर्मोकोल है, प्लास्टिक है, मिट्टी कंकड़ पत्थर है, वो इसमें फिजिकली हटाया जाता है। अरे भाई, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ये तो फिजिकल प्रोसेस ही है ना, ये दोनों फिजिकल प्रोसेस है। इसमें करते क्या है? स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स, स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, small and large particles are removed by physical process, या ऐसे लिख देता हूं, are physically removed, are physically removed, small and large particles are physically removed। कैसे हटाएंगे? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। चिंता ना करो, सब समझाता हूं, है ना। सेकेंडरी प्रोसेस बच्चों बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें माइक्रोब्स यूज होंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें आता है, इसमें क्या क्या आता है? एक है एयरेशन, मतलब ऑक्सीजन देना। दूसरा है डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन। बोले तो डिकम्पोजिशन, इसमें पता है क्या करते हैं अपन? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं या ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कराते हैं बाई माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की मदद से हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, डिकम्पोजिशन या ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। तो पहले वाले में तो ये होगा, दूसरे वाले में ये होगा। एनसीईआरटी ने 2 पढ़ाए हैं, अपन 2 ही पढ़ेंगे, तीसरा छोटा सा पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर इस नाले के पानी को एग्रीकल्चर तक यूज करना है, सिंचाई उचाई में यूज करना है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ देंगे, नदी में छोड़ देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन अगर आपको पोटेबल वाटर बनाना है, पीने लायक बनाना है, तो करेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट। लेकिन टर्सरी ट्रीटमेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए ज्यादा नहीं, लिमिटेड बताऊंगा। आपसे कोई पूछे सीवेज ट्रीटमेंट, 2 मेथड्स, 3 नहीं बताना है, टर्सरी नहीं बताना है आपको, 2 ही बताने हैं, इसीलिए मैंने 2 लिखे हैं। टर्सरी अलग से पढ़ेंगे। टर्सरी ट्रीटमेंट 3 मेथड में नहीं इंक्लूड होगा, 2 ही मेथड बताने हैं अपन को। टर्सरी अलग से हम पढ़ रहे हैं अपनी जानकारी के लिए। टर्सरी ट्रीटमेंट बच्चों कैसा होगा? फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसा होगा? फिजिको केमिकल प्रोसेस। टर्सरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक वहां हटा दिया, छोटे बड़े पार्टिकल यहां हटा दिया, वो जो इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी है ना, वो यहां हटेगा, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स अगर कुछ बचे हैं वो यहां हटेंगे। मतलब कुल मिला के पीने लायक पानी बनाना है तो टर्सरी ट्रीटमेंट, नाले के पानी को पीने लायक बनाना है तो अंत में टर्सरी ट्रीटमेंट करेंगे। टर्सरी ट्रीटमेंट किया जाता है टू रिमूव इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हटाने के लिए, है ना। एंड टू मेक इट माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मतलब कोई माइक्रोब नहीं बचना चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। क्यों करते हो? टू मेक पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर मतलब पीने लायक पानी बनाना हो तो फिर हम टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर खेती के लिए यूज करना है तो बस यही रोक देना है,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर। सही है। अब भाई एसटीपी की मदद से डिकम्पोज एक जगह कराएंगे तब ना छोड़ेंगे वो, नहीं तो नदी में मैक्सिमम एरिया में नहीं कचरा फैल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मेन है प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। छोटे एरिया में प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जो बड़े एरिया होते हैं वहां टर्सरी भी कराते हैं, पीने के लायक भी बना देते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। आ जाइए पहले प्राइमरी पढ़ते हैं। देखो बच्चों, प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूं मैं। ये मान लो एक टैंक है और बल्कि मान लीजिए ये एक टैंक है, ठीक है। फिर यहां से ये दूसरा टैंक है, ये दूसरा टैंक है, ठीक है। ये बच्चों फिल्ट्रेशन टैंक है। फिजिकल ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूं, ये है फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है। इसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक, या कहते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा, है ना। अब प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये पाइपलाइन से सीवेज आ रहा है। क्या आ गया? यहां सीवेज आ गया, जिसका बीओडी ज्यादा है और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम है। सीवेज आ गया, सीवेज यहां छोड़ दिया गया। कहां छोड़ दिया गया? फिल्ट्रेशन टैंक में। सही है। ये जो फिल्ट्रेशन टैंक है बच्चों, इसमें होता क्या है वो देखो। ये बच्चों फिल्टर लगे हैं कई, इसमें ना बड़ा पोर साइज है, बड़ा पोर साइज है। फिर अगला फिल्टर, उसमें थोड़े कम, थोड़े छोटे पोर है, थोड़े छोटे पोर है। इसके बाद एक फिल्टर और लगा है, मान लो यहां पर और छोटे पोर है। समझना मेरी बात को, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखो बच्चों। फिल्ट्रेशन टैंक में ढेर सारे फिल्टर लगा दिए, तो सुनो, तो नाले का पानी बहता हुआ यहां छोड़ा गया, तो जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है, थर्मोकोल के, प्लास्टिक के, जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है, वो यहां टक जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। और जो इससे छोटे हैं वो बह के यहां, तो जो इससे छोटे हैं वो यहां रुक जाएंगे, जो और छोटे हैं वो यहां रुक जाएंगे। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी कहती है फ्लोटिंग डेब्रिस, फ्लोट करता हुआ नाले के पानी में जो फ्लोट करता हुआ रहा है, थर्मोकोल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, उनको फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्टर लगे हैं इनसे फिल्टर कर लेंगे। लेकिन एक फिल्टर नहीं लगाया है, कई लगाए हैं बच्चों। अगर एक फिल्टर लगाओगे तो आपको नहीं लग रहा है सारा कचरा एक ही जगह होगा तो चोक हो जाएगा, जाम हो जाएगा फिल्टर, इसलिए ढेर सारे लगाएंगे। सही है। तो एनसीईआरटी कहती है फ्लोटिंग डेब्रिस, मतलब नाले के पानी में जो तैर रहा था, फ्लोटिंग डेब्रिस, लाइक प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, पॉलीथिन है, आर रिमूव्ड बाई, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, प्लास्टिक, थर्मोकोल मैंने अपनी तरफ से लिखा है, बाकी पूरी लाइन एनसीईआरटी से है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, एनसीईआरटी की लाइन से समझ में आ गया कि एक फिल्टर नहीं लगा है, एक फिल्टर नहीं लगा है, कई फिल्टर लगे हुए हैं। तो जो बहुत बड़े पार्टिकल होंगे वो यहां रुक जाएंगे, जो उससे छोटे होंगे यहां रुक जाएंगे, जो और छोटे टुकड़े होंगे वो यहां रुक जाएंगे। तो जो तैर रहा था कचरा, कई फिल्टर लगाकर हमने फिल्टर कर लिया। सही है। ये करेंगे फिल्ट्रेशन टैंक में। फिर जो यहां से आया उसे यहां छोड़ दो,
कहां छोड़ दो? फिल्ट्रेशन के बाद डाल दो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, तो सेटल हो जाने दो। अरे तो जो भारी है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, वो नीचे जमा हो जाएगा। जो मिट्टी है, कंकड़, पत्थर है, वो नीचे जमा हो जाएगा, और जो हल्का है ऊपर तैरता रहेगा। भारी आइटम को सेटल हो जाने दो। तो बच्चों, जो नीचे सेटल डाउन हो गया, पता है इसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। जो नीचे जमा हो गया मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्लज। एनसीईआरटी क्या लिखती है? प्राइमरी स्लज में क्या होते हैं? ग्रिट। ग्रिट का क्या मतलब है? सॉइल मतलब मिट्टी, और छोटे पेबल्स। पेबल्स मतलब समझते हैं, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर। भाई क्या नीचे जमा हो गया? ग्रिट। और ग्रिट में क्या आता है? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे, वो नीचे जमा हो गए। अब इसका क्या करूं मैं? ये कंकड़ पत्थर को फेंक दो, डिस्पोज कर दो भाई, फेंक दो, किसी काम का नहीं। और जो तैर रहा है उसे क्या बोलोगे? प्राइमरी इफ्लुएंट। जो तैर रहा है उसे क्या बोलोगे? प्राइमरी इफ्लुएंट। बच्चे बाकी बातें बाद में, अभी फोकस टॉपिक पर। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, अभी फोकस करें इस पर, बाकी बातें भी करेंगे, अभी इस पर ध्यान दें। तो जो तैर रहा है वो प्राइमरी इन्फ्लुएंट है। और ये जो तैर रहा है ना बच्चों, इसमें याद है सीवेज में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक है, लेकिन माइक्रोब्स भी है। तो मेनली तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है ना। तो प्राइमरी इफ्लुएंट जो है, कंटेन, एनसीईआरटी लिखता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर है, थोड़ा इनऑर्गेनिक भी है, माइक्रोब भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। तो जो तैर रहा है बच्चों, वो प्राइमरी इफ्लुएंट। और बच्चों गौर करिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो आपने किया है, ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये यहां से यहां तक जो आप कर रहे हो, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या बोला था मैंने कि क्या कराना होगा? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हो गया प्राइमरी। ले आओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ले आओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पेबल मतलब कंकड़, पत्थर, क्लास में बोला तो था यार, अभी बोला है। अच्छा, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है बच्चों। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या करो? यहां पर अगली स्लाइड में लेके जाता हूं भाई। देखो सुनो, मैं यहां तीर खींच देता हूं, इसको ले जा रहा हूं एयरेशन टैंक में, या ऐसे लिख देता हूं, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसे ले जा रहा हूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इस स्लाइड में करेंगे तो बहुत ज्यादा ही भर जाएगा, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए अगले पेज में इसको डालना है एयरेशन टैंक में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो चलो अगले पेज में लेके चलता हूं, है ना। तो चलिए, ये पिछली स्लाइड से आ गया प्राइमरी इफ्लुएंट, है ना। प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया। ये रहा एयरेशन टैंक, ये ऑक्सीडेशन टैंक भी कहते हैं, एरेशन टैंक या ऑक्सीडेशन टैंक कहते हैं। बच्चों इसमें आपको क्या क्या करना है वो देखो। इसमें हम सप्लाई करते रहेंगे ऑक्सीजन का, इसमें हम सप्लाई करते रहेंगे ऑक्सीजन का। ये देखो, ऑक्सीजन देते रहेंगे, सही है। एक मिक्सिंग के लिए ब्लेड्स, मोटर लगा दी है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, अच्छा सा बना देते हैं। मिक्सिंग के लिए हमने कुछ ब्लेड्स लगा दी है, मिक्सिंग होती रहेगी। ऑक्सीजन, नाले का पानी वो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो आपने डाल दिया यहां। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए वो जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था वो आपने यहां डाल दिया, और ऑक्सीजन ले आए, देते रहो ऑक्सीजन, मिक्स करते रहो, तो पूरे कंटेनर में ऑक्सीजन है। और याद है इस नाले के पानी में एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब है, वो इस
आपको पता है डिकम्पोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस, डिकम्पोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस। अरे तभी तो ऑक्सीजन दे रहे हो यार, ताकि एरोबिक जो बैक्टीरिया फंजाई है ऑक्सीजन यूज करके इसका डिकम्पोज करे। सही है, तो चलो यहां पर बच्चों जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होगा, है ना, डिकम्पोजिशन होगा। मान लो ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये मान लो एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एरोबिक फंजाई है, एरोबिक फंजाई है। तो ये लोग ऑक्सीजन यूज करके डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर का बाई, डिकम्पोजिशन बोलो या ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन किया जा रहा है या ऑक्सीडेशन किया जा रहा है बाई एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर रहे हैं भाई, किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, बढ़िया डिकम्पोज किए जा रहे हैं। अरे ऑक्सीजन मिल रहा है और फूड मटेरियल भी मिल रहा है इनको, तो ये तो बढ़िया मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जगह जगह इनके गुच्छे बन जाएंगे भाई, बंच बन जाएंगे, ऐसे जगह जगह पर ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई के बंच बन जाएंगे। तो ये जो बंच बन गए ना बच्चों बैक्टीरिया फंजाई का, इन्हें बोलते हैं माइक्रोबियल फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल फ्लॉक्स। ये क्या है, मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। मेस मतलब जाल जैसा, बैक्टीरिया और फंजाई ने मिलके जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन दे रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर आ ही गया है, और याद है आपको जब आप सीवेज यहां छोड़ रहे हो तो बीओडी ज्यादा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है। आप ऑर्गेनिक मैटर डाल चुके हो, ऑक्सीजन दे चुके हो, एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई जो वहां है वो इसको डिकम्पोज किए जा रही है, और जब डिकम्पोज हो रहा है तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, मतलब बीओडी कम होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो चलने दो ये ट्रीटमेंट, अरे चलने दो डिकम्पोजिशन, कहां, एरेशन टैंक में। कब तक करने देना है, जब तक कि बीओडी कम ना हो जाए और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा ना हो जाए। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो इसको डाल दो एक दूसरे टैंक में, क्या कहोगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। किसमें डाल दो भाई, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल दो। कब तक ट्रीटमेंट कराना है, जब तक बीओडी कम ना हो जाए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ ना जाए, तब तक चलने दो डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन हो गया छोड़ दो इसमें सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, फिर से वही होगा, जो हल्का है वो ऊपर तैरता रहेगा और जो भारी है, बताओ मोस्टली भारी क्या है, अरे बच्चों मोस्टली भारी माइक्रोबियल फ्लॉक्स हैं, मोस्टली भारी तो ये माइक्रोबियल फ्लॉक्स हैं, है ना, माइक्रोबियल फ्लॉक्स और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो देखो ना बच्चों, जो ऊपर तैर रहा है उसे बोलो सेकेंडरी इफ्लुएंट, जो ऊपर तैर रहा है उसे बोलो सेकेंडरी इफ्लुएंट, और जो नीचे जमा हो गया उसे कहो सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलोगे, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। बच्चों एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, माइक्रोबियल फ्लॉक्स हैं। एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, माइक्रोबियल फ्लॉक्स हैं और थोड़ा बहुत डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। सही है, ठीक है। अब ये जो बच्चों ऑर्गेनिक मैटर है, एरोबिक माइक्रोबियल फ्लॉक्स, एक्टिवेटेड क्यों बोला सर, अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना भाई,
भाई बीओडी डीओ समझा चुका हूं, वीडियो देख लेना बैक करके, समझा चुका हूं, है ना। लेट आए हो फिर तो गड़बड़ होगा ना बच्चे, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, शुरुआत में बकायदे ग्राफ सहित समझाया हूं। तो अभी फिर से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना यहां, इसलिए कह रहा हूं एक्टिवेटेड स्लज। बच्चों अब एक्टिवेटेड स्लज का क्या करें, नीट में एक बार सवाल आया था कि ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका मेन काम क्या है, पता है मेन काम क्या है? मेन काम ये है बच्चों, मेन काम ये है इसका क्या, कि ये एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई है ना बच्चों, जो डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो थोड़ा सा इसका हिस्सा एक्टिवेटेड स्लज का, स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करना है? पिछले वाले टैंक में, एयरेशन टैंक में ट्रांसफर कर दो यहां। और क्या बोलोगे जो ट्रांसफर कर रहे हो, उसे बोलेंगे क्या? इनोकुलम की तरह यूज किया है। क्या? इनोकुलम की तरह यूज करेंगे। अरे भाई देखो मेरी बात, इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चे बीओडी मेजर करने के लिए, डीओ सब मेजर हो जाता है, ठीक है। अभी ये सुनो, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है थोड़ा सा ले जाके इसमें डाल दो, ताकि जो अगली बार जो सीवेज आ रहा है ना, उसके साथ मैं मानता हूं एरोबिक बैक्टीरिया भी आएगा, फंजाई भी आएगा, लेकिन पता नहीं वो डिकम्पोज करने में कितना एफिशिएंट है। लेकिन ये तो प्रूव हो चुका है कि अच्छे से डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो थोड़ा सा इसका पार्ट इसमें डाल दो, ताकि जो अगला सीवेज लाया जाएगा उसका डिकम्पोजिशन करने में ये लोग बड़ी आराम से करा देंगे। थोड़ा सा पहले से दे दो, फिर ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे, सही है, और डिकम्पोजिशन करते रहेंगे अगले साइकिल के लिए, ठीक है। मेन काम इनका ही है। सर जो थोड़ा बहुत है वो चला गया, और बाकी का क्या करें? बाकी को ट्रांसफर कर दो कहां? बाकी को ट्रांसफर कर दो, बताया तो था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो देखो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ये है, अरे बायोगैस प्लांट जैसा है, ठीक है। ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, ये यहां डाल दो एक्टिवेटेड स्लज को, डाल दिया एक्टिवेटेड स्लज को। यहां पर पहले से ही माइक्रोब है मीथेनोजन, यहां पर पहले से ही माइक्रोब है मीथेनोजन जो एनारोबिक है। यहां पर पहले से ही कुछ मीथेनोजन भी है एनारोबिक। ये क्या करेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देंगे। जो एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई तो है, उसको ये एनारोबिक मीथेनोजन डाइजेस्ट कर देंगे, और याद करो डिकम्पोज करेंगे तो बनेगा बायोगैस। क्या बनेगा? बायोगैस। उस बायोगैस को टैंक में स्टोर करेंगे और ले जाएंगे घर, ताकि डिकम्पोजिशन हो सके, सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एक्टिवेटेड स्लज है उसका मेन काम है कि इनोकुलम की तरह यूज करो। अगली बार के लिए मल्टीप्लाई कराने में, डिकम्पोजिशन कराने में जरूरत होगी वहां पर दे देंगे, है ना। लेकिन बाकी जो बचा उसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दो, वो एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई को डिकम्पोज कर देंगे और बना देंगे बायोगैस। और अंत में जो बचेगा बच्चों, स्पेंट स्लरी या स्लज, इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। जो बचा है उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, सही है बच्चों। ये है पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये पूरा क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये पूरा क्या कहलाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पिछली स्लाइड प्राइमरी और ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सही है। अब बच्चों आखिरी के 2-3 मिनट और, ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट बचा है बच्चों, इसका क्या करना है? ये क्या करना है? तो देखिए, अब कुछ यहां तो जगह है नहीं, अब क्या करेंगे? देखो बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद ये जो इफ्लुएंट बना, अगर आपको
इरिगेशन के लिए यूज करना है, सिंचाई के लिए यूज करना है तो नदी में छोड़ दो और सिंचाई के लिए यूज कर लो, इरिगेशन के लिए। लेकिन अगर पीने लायक बनाना है तो क्या करोगे? टर्सरी ट्रीटमेंट। अगर पीने लायक बनाना है तो क्या करोगे? टर्सरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट को नदी में छोड़ दो अगर इरिगेशन के लिए यूज करना है, लेकिन अगर पीने लायक बनाना है तो फिर टर्सरी ट्रीटमेंट करेंगे। तो टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे देखो जरा, टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे देख लीजिए। देखो भाई, टर्सरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट करो विथ एलम। किससे? एलम, जिरकोनियम, इनसे। क्यों? टू प्रेसिपिटेट इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज को प्रेसिपिटेट करा देते हैं ये। एलम वही है, फिटकरी है ना। जिरकोनियम और एलम डाल दो तो ये इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। सही है, मतलब प्रेसिपिटेट हो गया, हटा दो। ठीक है, तो चलो ये हो गया। फिर क्या करूं? यूवी रेज और ओजोन दे दो। ये यूवी रेज और ओजोन क्या करेंगे? माइक्रोब्स को मार देंगे। माइक्रोब्स को मार देंगे तो कैसा हो गया ये? वायरस तक मर जाएगा। मेक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। टू मेक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री का यार क्या हो रहा है? टू मेक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। माइक्रोब्स भी मर गए तो देखो ना, ऑर्गेनिक किसने हटा दिया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब फिर एरोबिक डाइजेस्ट नहीं होता भाई, एनारोबिक मिथेनोजन। एनारोबिक कंडीशन में एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे और बन जाएगा बायोगैस। हाँ, हेल्थ के लिए सब कुछ सही रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पोटेशियम, एलम और जिरकोनियम से इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट हो गया, हटा दो। यूवी रेज ओजोन डाल दो, माइक्रोब्स मर गए। हाँ बिल्कुल, आरओ भी कर सकते हैं। और फिर बच्चों क्लोरीनेशन। पता है पानी तो साफ हो गया है, थोड़ा ना मटमैला सा है, मटमैला सा है, टर्बिड है। थोड़ा बारिश का पानी नहीं, थोड़ा मटमैला सा होता है, टर्बिड सा होता है। तो क्लोरीन डाल दो। किस लिए? टू रिमूव टर्बिडिटी। उसका मटमैलापन जो है, थोड़ा डर्टी गंदा सा पानी जो दिख रहा है, वो बारिश का पानी जब बहता है तो नहीं गंदा गंदा सा दिखता है, पीला सा दिखता है, वो हटा देगा क्लोरीनेशन। लो, बन गया पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर मतलब पीने लायक पानी हाजिर है। लेकिन कब करोगे ये टर्सरी ट्रीटमेंट? जब पीने लायक बनाना हो। बच्चों एक बार फटाफट रिकैप करते हैं 2 मिनट में। पहले किया प्राइमरी ट्रीटमेंट, बड़े बड़े छोटे छोटे पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से हटा दिया, है ना। हटाने के बाद हमने क्या किया? प्राइमरी इफ्लुएंट जो बना उसका हमने डाल दिया कहां? एक सेकंड। प्राइमरी इफ्लुएंट जो बना उसे डाल दिया यहां, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज तब तक करेंगे जब तक कि बीओडी कम, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा ना हो जाए। इसके बाद इसको डाल देंगे यहां। सेटल डाउन हो गया भारी आइटम। जो सेटल हुआ उसे क्या बोलोगे? एक्टिवेटेड स्लज। वो क्या है? माइक्रोबियल, माइक्रोब्स है मोस्टली, एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई। इनको डिकम्पोज कर दो एनारोबिक डाइजेस्टर में, स्लज डाइजेस्टर में। मिथेनोजन इसको डाइजेस्ट कर देंगे, बायोगैस बन जाएगी। ठीक है, जो लेफ्ट आउट होगा वो फर्टिलाइजर की तरह यूज होगा। लेकिन एक्टिवेटेड स्लज का मेन काम क्या है? इसका कुछ पार्ट एरेशन टैंक में डाला जाता है इनोकुलम की तरह, ताकि अगली बार डिकम्पोजिशन में ये पार्टिसिपेट कर सके। जो भारी था वो नीचे जम गया था, एक्टिवेटेड स्लज। जो हल्का है था वो सेकेंडरी फ्लूइड। अगर इरिगेशन के लिए यूज करना है तो नदी में छोड़ दो, लेकिन अगर पीने लायक बनाना है तो टर्सरी ट्रीटमेंट कर दो। टर्सरी ट्रीटमेंट कर दो और पीने लायक पानी बन जाएगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अब बच्चों सुनो,
12th पार्ट में मैं जो जो पढ़ाता हूं सब पढ़ा चुका हूं। अब मुझे पढ़ाना है प्लांट फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस अगली क्लास में लेके आ रहा हूं। ठीक है, ओके, डन, बाय बाय।